अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हम कर रहे हैं गाइटा का चैप्टर नंबर 79, जिसमें हमने जो है वो इंसुलिन की सिक्रीशन, सिंथेसिस, उसके डिफरेंट फैक्टर्स और उसका हमने थोड़ा बहुत मेटाबॉलिक भी देखा, किस तरह से क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। अब हम देखना है कि हमारे पास किस तरीके से जो है वो ये जीन एक्सप्रेशन को किस तरह से चेंज कर रहा है। तो हमें पहले जो है वो, अगर हम लास्ट वीडियो आपने देखी होगी तो उसमें हमें पता था कि अच्छा इंसुलिन का एक रिसेप्टर है, उसमें ऑटोफॉस्फोराइलेशन होती है, फिर इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट के ऊपर वो बाइंड करता है, तो उसकी दो डोमेन्स निकलती हैं। एक डोमेन हमने पढ़ ली जो कि SH2 वाली थी। अब जो GERB2 वाली डोमेन है ना, वो हमने नहीं पढ़ी, वो अब हम पढ़ेंगे तो उससे हमें पता लगा किसी किसी इसकी जीन एक्सप्रेशन हो रहा होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम कहते हैं यहाँ पे इसकी हुई है हमारे पास इसकी IR की फॉस्फोराइलेशन। अब यहाँ पे इसकी GERB2 डोमेन है, उसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास SS2 हमारे पास है, ठीक है, सार्क होमोलॉगी 2, और एक हमारे पास SH3 है। SH2 के साथ सिंपली कुछ नहीं, हमारे यहाँ पे जो है वो बाइंडिंग होगी। यहाँ पे जो SH3 है, SH3 जो है, अब अच्छा GERB2 हमारे पास क्या स्टैंड कर रहा है, GERB2 स्टैंड फॉर ग्रोथ रिसेप्टर बाइंडिंग 2, ये हमारे पास अडॉप्टर प्रोटीन होता है। अब जो SH3 इसकी जो सेकंड साइड पे होगा वो हमारे पास SOS के साथ होगा अटैच। अब SOS की हमारे पास जो नेक होती है, हम कहते हैं इसके अंदर हमारे पास प्रोलीन अमाइनो एसिड होता है। SOS जो है वो हमारे पास होता है सन ऑफ सैमलेस, ठीक है, प्रोटीन। अब ये हमारे पास क्या होगा, अब इसके यहाँ पे नीचे जो है ना वो हमारे पास होता है GEF, यानी गुआनोसिन एक्सचेंज फैक्टर। अब यहाँ पे हमारे पास ये पूरा SOS का मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहाँ पे इसका हेड SOS का है, यहाँ पे हमारे पास प्रोलीन है, या नेक में हमारे पास का गुआनोसिन एक्सचेंज फैक्टर है। अब जब जैसे यहाँ पे ऑसो फॉस्फोराइलेशन हुई, यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हुई, GERB2 जब हमारे पास एक्टिवेट हुआ, यहाँ पे SOS के साथ अटैच हुआ, तो अब हमारे पास जो गुआनोसिन एक्सचेंज फैक्टर होता है ये हमारे पास किक करता है रास को। अब जो हमारे पास रास होता है ना, ये हमारे पास क्या होता है, ये भी एक मॉलिक्यूल होता है जिसके मुंह में हमारे पास ये देखें GDP है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये जो मेम्ब्रेन है फॉस्फोनाइल ग्रुप से, उसके साथ हमारे पास जो है ना वो अटैच हुआ हुआ है। अब हम कहते हैं हमारे पास ये क्या है कि ये हमारे पास जो है ना वो ऑफ स्टेट में होता है, लेकिन जैसे ही हमारे पास गुआनोसिन एक्सचेंज फैक्टर्स को किक ऑफ करता है तो ये हमारे पास ऑन में आता है, और GDP जो है वो उतर जाता है, और GTP जो है वो हमारे पास लग जाता है, और ये हमारे पास ऑन हो जाता है। जब हम कहते हैं ये हमारे पास ऑन होता है तो ये हमारे पास RAF1 जो है, जो कि हमारे पास एक काइनेज एंजाइम है, जो कि हमारे पास ट्रायोसिन को काइनेज नहीं करता, ठीक है, ट्रायोसिन काइनेज नहीं है, बल्कि हमारे पास सीरीन थ्रियोनिन काइनेज है, ठीक है। ये हमारे पास अब जो है वो हमारे पास एक्टिवेट हो जाएगा, यानी ये अच्छा सीरीन थ्रियोनिन काइनेज और ट्रायोसिन काइनेज में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताती हूँ। जो ट्रायोसिन काइनेज है ना, वो जो भी मॉलिक्यूल में ट्रायोसिन के मॉलिक्यूल्स हैं उसी को फिर फॉस्फोराइलेशन होगी, जबकि सीरीन थ्रियोनिन जो है वो सीरीन और थ्रियोनिन जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो अमाइनो एसिड्स हैं, बल्कि उनके हमारे पास फॉस्फोराइलेशन करेगा, इसलिए उसका नाम हमारे पास सिर्फ ये है। अच्छा, अब हम कहते हैं जो RAF1 है, ये हमारे पास MEK जो है वो एक होगा, उसकी हमारे पास फॉस्फोराइलेशन करेगा, उसको एक्टिव फॉर्म में करेगा, और जो MEK है वो ERK जो है उसको हमारे पास जो है वो कर देगा। नाम इनके मेनली इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप थोड़ा बहुत पास इसका देख लेंगे किस तरीके से है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक और चीज़ होती है, अच्छा, अब हमारे पास जो रास होता है ना, रास के अंदर ही हमारे पास ठीक है, हम कहते हैं हमारे पास जो है रास होता है ना, इसके पास हम कहते हैं हमारे पास एक इंट्रिंसिक कटर भी होता है। ये इंट्रिंसिक कटर क्या करता है कि हमारे पास ये GTP है ना, इसमें 3 फॉस्फेट है, ठीक है, तो ये क्या करता है, इंट्रिंसिक कटर के एक फॉस्फेट को कट कर देगा, उसको दोबारा GDP में कन्वर्ट कर देगा, उसको दोबारा से हमारे पास क्या करेगा, ऑफ स्टेट में कर देगा। तो इंट्रिंसिक कटर इसको दोबारा ऑफ करता है, ऑन करने के लिए GEF SOS का, ऑफ करने के लिए इसका खुद का ही इंट्रिंसिक कटर। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे यहाँ पे साथ में एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं गैप GDPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन। ये GDPase को एक्टिवेट करता है, यानी ये हमारे पास करता है स्टिमुलेट कर रहा होता है, एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है एक्शन ऑफ द इंट्रिंसिक कटर, जाके GDP बन सके इसको, इसलिए हम इसको GDPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन भी कह रहे हैं। फिर हमने कह दिया था कि हमने रास है, रास हमारे पास जो है वो RAF1 बनाएगा। RAF1 जो है वो हमारे पास सीरीन थ्रियोनिन काइनेज का हमारे पास जो है वो एंजाइम है। ये हमारे पास इनएक्टिव मैक को हमारे पास फॉस्फोराइलेट करके एक्टिव मैक कर देगा, और ये हमारे पास फिर ERK को जो है वो हमारे पास एक्टिवेट करेगा। ठीक है, हम कहते हैं हमारे पास जो रास होता है, रास हम कहते हैं हमारे पास जो है वो मोनोमेरिक स्मॉल एक G प्रोटीन ही है, ठीक है। जब भी हमारे पास एक्टिव होता है तो हमारे पास ये सेल प्रोलिफरेशन कराता है, अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाए तो हमारे पास कैंसर भी कॉज करा सकता है, ठीक है। हम कहते हैं हमारे पास जीन में इसमें म्यूटेशन भी हो सकती है, जिसमें हमारे पास या तो लॉस हो जाता है फंक्शन, जब भी जीन की म्यूटेशन हो जाए, यानी कोई भी फंक्शन है वो नहीं हो पा रहा, या गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है। तो यहाँ पे हम कहते हैं मेनली गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है, यानी फंक्शन बहुत ज़्यादा हमारे पास हो जाता है, इसमें फंक्शन लॉस नहीं होता, बल्कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सेल की प्रोलिफरेशन, इस वजह से कैंसर भी हो सकता है। हम कहते हैं इसमें कॉज में ये हो सकता है कि ऑल्टर्ड जीन हमारे पास हो जाए, या हमारे पास कटर ब्रोकन डाउन हो जाए, या गैप जो है उसमें हमारे पास जो है वो लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए, तो हमारे पास जो है वो भी हो सकता है। अगर हम कहेंगे हमारे पास जो गैप है उसमें लॉस ऑफ फंक्शन हो रहा है तो गेन ऑफ फंक्शन रास में होगा, क्योंकि हमारे पास जो गैप है वो क्या कर रहा था, इंट्रिंसिक एक्टिविटी को हमारे पास ज़्यादा कर रहा था, ताकि वो जो रास है वो ऑफ भी हो सके, ठीक है। अगर वो हमेशा ऑन ही रहेगा तो हमारे पास कैंसर कॉज कर सकता है। अगर हमारे पास जो गैप है उसका लॉस ऑफ फंक्शन हो गया है, तो वो इंट्रिंसिक कटर को स्टिमुलेट नहीं कर पा रहा, तो वो कट हो ही नहीं पा रहा, और रास क्या कहेगा, हमेशा ऑन ही ऑन रहेगा, तो वहाँ पे गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन टाइप हमारे पास हो सकती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बढ़ें तो जो हमारे पास जो पूरा प्रोसेस था वो ये था कि हमारे पास मैक है, मैक हमारे पास जब फॉस्फोराइलेट होता है वो ERK को कर रहा है। हम कहते हैं हमारे पास जो मैक है ये दोनों ट्रायोसिन काइनेज को भी कर सकता है,
और सीरीन थ्रेओनिन काइनेज दोनों है ये, ठीक है। जबकि अर्क हमारे पास सीरीन थ्रेओनिन और हमारे पास यहाँ पे ट्रायोसिन काइनेज भी है। अभी ट्रायोसिन काइनेज हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है सेल का, उसमें न्यूक्लियर पोर्ट के थ्रू हमारे पास जाता है और ALK1 को हमारे पास कन्वर्ट कर देता है एक्टिव ALK1 के अंदर, और एक्टिव ALK1 के साथ फिर हमारे पास जो है वो सीरम रिस्पॉन्स फैक्टर जो है वो आके अटैच हो जाता है। ये दोनों जो होते हैं ये हमारे पास ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स होते हैं, और ये हमारे पास जो है वो DNA के साथ या जो भी कोई प्रमोटर रीजन होता है उसके साथ हमारे पास बाइंड करते हैं, और ट्रांसक्रिप्शन का जो रेट है यानी DNA से mRNA बनाने का जो रेट है उसको इंक्रीज़ करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हो, ज़्यादा हमारे पास प्रोटीन बन सके। हम कहते हैं हमारे पास ये सारा का सारा हमारे पाथवे था, ठीक है। हमने 2 तरह के पढ़े, ये हमारे पास इंसुलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, जब हमारे पास वो ऑटोफॉस्फोराइलेशन होगी फिर हमारे पास वो IRS के साथ बाइंड करेगा। 2 डोमेन्स निकलेंगी, एक हमारे पास GERB2 थी और एक हमारे पास वो SH2 वाली थी। SH2 वाली में हमारे पास हमने सारी फंक्शन की, वो फर्स्ट प्रोटीन काइनेज B को एक्टिवेट करके हमारे पास एक्टिवेशन वगैरह करवा रही थी, या GLUT4 को जो है वो हमारे पास एक्सप्रेस करवा रही थी ऑन द सर्फेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज एंटर हो। जबकि जो हमारे पास GERB2 है ये हमारे पास सारा जीन एक्सप्रेशन में काम कर रही है, और जाके फिर जो DNA है उसको हमारे पास जो है वो कंट्रोल कर रही है, ठीक है। हम कहते हैं हमारे पास जो इंसुलिन है वो भी एक किस्म का ग्रोथ फैक्टर ही है, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं कि अगर वो हमारे पास लाइक इंसुलिन है तो वो फिर IRS के साथ बाइंड करता है थ्रू द रिसेप्टर्स। अगर कोई हमारे पास लाइगेंड प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर है तो वो हमारे पास डायरेक्टली भी GERB2 के साथ अटैच हो सकता है। अब हम कहते हैं हमारे पास जो मैप काइनेज है ये सारे जो हैं ये एक ही हमारे पास काइनेज फैमिली के ही हैं, ठीक है। मैप काइनेज होता है, फिर हमारे पास मैक जो है वो मैप काइनेज का भी काइनेजेशन यानी मैप काइनेज क्या कर रहा है, फॉस्फोराइलेशन कर रहा है मैप की। अब उस मैप काइनेज की फॉस्फोराइलेशन भी मैक कर रहा होता है, ठीक है, जो उसकी फैमिली का मेंबर है। फिर उस मैप काइनेज के करने के लिए फिर हमारे पास क्या है, मैड काइनेज यानी मैप काइनेज की जो फॉस्फोराइलेशन कर रहा है उसका नाम मैड काइनेज है, ठीक है। उसका एक मेंबर हम कहते हैं हमारे पास जो है ना वो RAF1 है, जो कि हमारे पास सिंपल काइनेज एक्टिविटी हो रही है। हमने पहली बात की जो ALK1 हमारे पास होता है और SRF है सीरम रिस्पॉन्स फैक्टर, ये हमारे पास जो है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं। ये प्रमोटर बॉक्स जाके हमारे पास वहाँ पे अटैच होते हैं, और जब प्रमोटर बॉक्स होता है वो हमारे पास क्या कर रहा होता है, जो प्रमोटर बॉक्स होता है वो हमारे पास कैच करता है DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज 2 को, ठीक है। जो हमारे पास RNA पॉलीमरेज 2 है ये हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन करेगा, उसको कैच करता है और आके यहाँ पे अटैच करेगा, भाई तुम अपना काम स्टार्ट करो, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करो। क्योंकि ये इसको रीजन भी बताता है भाई यहाँ से तुमने ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करनी है, इस जीन नंबर से तुमने ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करनी है, ठीक है। वो रीड करेगा DNA सीक्वेंस को, mRNA बना देगा, mRNA प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन में लिए FOS हमारे पास सेलुलर और जर्न हमारे पास जो है वो बन रहा होता है, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना वो सारा का सारा हो गया। हम कहते हैं हम जो है वो कुछ डिफरेंट टर्म्स हैं थोड़ा जेनेटिक्स से रिलेटेड, वो हम कर लेते हैं। एक हमारे पास होता है इन्हेंसर, एक हमारे पास होगा सेलेंसर। अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है ना वो ओवरऑल हमारे पास क्या है, जीन है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है कि ये एक हमारे पास जो है वो DNA का मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसको हम इस तरह से समझ लेते हैं कि ये हमारे पास जो है वो सारा DNA का मॉलिक्यूल है। अब इस DNA के जो ये वाला रीजन है ना ये हमारे पास है प्रमोटर रीजन, ठीक है। अब इस प्रमोटर रीजन के ऊपर हमारे पास क्या आगे लगेंगे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, जो हमने ALK1 और SRF जो भी हमने पढ़े, ठीक है। ये हम बात नहीं भी करें, इसके ऊपर जाके लगते हैं। इसके ऊपर जब ये जाके लग जाते हैं इसको हम कह सकते हैं एक्टिवेट कर रहे होते हैं। और ये हमारे पास बिलफर्स्ट जो DNA का ये वाला जो सीक्वेंस है इसकी हमने ट्रांसक्रिप्शन करानी है। तो यहाँ पे ये RNA पॉलीमरेज को लेकर आ रहे होते हैं, ठीक है, RNA पॉलीमरेज 2 को, ताकि तुम आओ और अटैच हो और यहाँ पे जो है वो हमारे पास इसकी जो है इस जीन की जो है वो तुमने ट्रांसक्रिप्शन करनी है, इस सीक्वेंस की करनी है। अब इन्हेंसर हमारे पास क्या होगा, ये भी इन्हेंसर क्या है कि ये बिलफर्स्ट हमारे पास ये लंबी सारी स्ट्रैंड है इसकी, यूं करके काफ़ी सारा लंबा सारा हमारे पास जो है वो DNA की स्ट्रैंड है। अब ये सीक्वेंस ही है जो कि हमारे पास ये बिलफर्स्ट हमारे पास समझ लो इन्हेंसर है। अब ये इन्हेंसर क्या है, ये इस प्रमोटर रीजन को हमारे पास क्या करेगा, ये हमारे पास इसको जो है वो हमारे पास स्टिमुलेट करेगा। उसी DNA का सीक्वेंस भी होता है, किसी और DNA का सीक्वेंस जो कि हमारे पास प्रमोट करे कि भाई हाँ 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 ठीक है तुम करो। ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास हो गया इन्हेंसर, ठीक है। फिर हम कहते हैं हमारे पास एक और DNA का सीक्वेंस जो कि इसको हमारे पास जो है वो इनहिबिट कर रहा है, उसको हम कहेंगे साइलेंसर, ठीक है। बहुत इजी है, इसको रिप्रेसर भी कह सकते हैं, बहुत इजी, ये कॉन्सेप्ट तो बहुत इजी है। DNA का सीक्वेंस है, इसको प्रमोट करा, इसको साइलेंस करा। अब एक हमारे पास यहाँ पे बिलफर्स्ट एक और चीज़ हो गई है जो ये यहाँ पर है। अब ये बिलफर्स्ट किसी और DNA का ही सीक्वेंस है, इसको हम कहते हैं हमारे पास इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या करता है, ये हमारे पास सीक्वेंस ऑफ DNA ही है जो कि इंसुलेट कर देगा, यानी जो प्रमोटर रीजन है उसको छुपा लेगा, ठीक है, यहाँ से कि भाई ना तुम साइलेंसर को कहता है कि तुम इस पर इफेक्ट करो कोई, ना उसको कहता है इन्हेंसर को कि तुमको जो है वो कुछ करो। ये दोनों को ही काम साइलेंसर इन्हेंसर को काम ही नहीं करने देता प्रमोटर रीजन का, प्रमोटर रीजन को लग कर देता है कि भाई इसका कोई इसके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो डिफरेंट टर्म्स थी जो हमने क्लियर कर ली हैं।
अब हम देखेंगे हमारे पास जो FOS और हम कहते हैं हमारे पास जो जन हमारे पास बने थे, ये भी हम कहते हैं हमारे पास जो हैं वो इमीडिएट अर्ली हम इनको रिस्पॉन्स जीन्स भी कह रहे होते हैं, इनको न्यूली सेंसिटाइज या भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ही हैं, इनको एक्टिवेटर प्रोटीन 1 भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, दोबारा से हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर जा रहे होते हैं और दोबारा से किसी और प्रमोटर बॉक्स के ऊपर लगेंगे और वो वहाँ से फिर अलग और प्रोटीन बनाएंगे जो कि सेल की प्रोलिफरेशन करेगा, सेल ग्रोथ करेगा, डिफरेंशिएशन करेगा। तो जो बाद में हमारे पास जो प्रमोटर बॉक्स है, हमारे पास जो जीन होगा, उसको हम जो है वो फिर लेट रिस्पॉन्स जीन कहे होंगे। फिर हम कहते हैं हमारे पास एक और जो चीज़ है, जो लेट रिस्पॉन्स जीन होता है वो एक हमारे पास प्रोटीन बनाएगा जिसको हम साइक्लिन डी कह रहे होते हैं। साइक्लिन डी हमारे पास जो है वो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 4-6 होता है जो कि हमारे पास फास्फोराइलेट करता है आरबी प्रोटीन को। व्हाट इज़ आरबी प्रोटीन? जब हमारे पास कोई भी सेल होता है उससे हमारे पास डुप्लीकेशन करनी होती है, उसके डीएनए ने डिफरेंट फेजेस से गुजर रहा होता है। G0 होता है, G1 होता है, एस फेज होता है, G2 होता है और माइटोसिस होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, माइटोसिस में तो वो बिल्कुल सेल हमारे पास डिवाइड हो जाता है। एस फेज में क्या होता है, डीएनए डुप्लीकेट होता है और G1 में हमारे पास बाकी एंजाइम्स वगैरह जो हैं वो प्रिपेयर हो जाते हैं। तो अब कुछ जो सेल है उसने जब एस फेज में जाना होता है ना, तो यहाँ पे आरबी प्रोटीन होता है। उस आरबी प्रोटीन को जो है वो हमें क्या करना पड़ता है, फॉस्फोराइलेट करना पड़ता है, तभी सेल हमारे पास G1 से एस फेज में जाएगा, तभी हमारे पास डीएनए की डुप्लीकेशन होगी। तो उस आरबी प्रोटीन को हमारे पास जो फॉस्फोराइलेट करेंगे वो हमारे पास प्रोटीन साइक्लिन डी, फिर हमारे पास साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 4-6 होगा जो कि इसको हमारे आरबी प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करेगा ताकि हमारे पास एस फेज के अंदर जाए और दोबारा से हमारे पास जो है वो डीएनए की डुप्लीकेशन वगैरह हमारे पास हो और ज़्यादा प्रोटीन वगैरह बने। तो ये हमारे पास क्या करेंगे, लेट रिस्पॉन्स जीन जो है वो हमारे पास बनाएंगे। इसके अलावा इसके अंदर हम कहते हैं E2F भी होता है जो कि हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बना रहा होता है ताकि हमारे पास डीएनए की डुप्लीकेशन वगैरह हो सके। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मुझे लगता है थोड़ा मिक्स हो गया, तो मैं दोबारा बता देती हूँ कि हमने सारा क्या हम किया, इंसुलिन आई और उसने हमारे पास किस तरह से जीन रेगुलेशन करेगा कि उसने सारा प्रोसेस वगैरह किया। एट द एंड हमारे पास क्या बना, एट द एंड हमारे पास जो है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बने जिसको हम कहते हैं अर्क और हमारे पास सीरम रिस्पॉन्स फैक्टर। जब ये दोनों हमारे पास बन गए, उन्होंने जाके डीएनए के ऊपर इफेक्ट किया, वहाँ पे हमारे पास जो है वो प्रोटीन्स बने। उन प्रोटीन्स को हम FOS एंड GUN कह रहे थे जिनको हम इमीडिएट अर्ली रिस्पॉन्स जीन भी कह रहे हैं जो कि इमीडिएटली बन गए आफ्टर द इंसुलिन जैसे ही हमारे पास लगी। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ये दोबारा से जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर और वहाँ दोबारा से डायमर बनाकर किसी और प्रमोटर बॉक्स पे लग जाएंगे। ठीक है, जैसे ही प्रमोटर पे वो लग जाएंगे और किसी जीन की हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन कराने लग जाएंगे। वहाँ से फिर प्रोटीन बनेगा, वो प्रोटीन साइक्लिन डी होगा। उस साइक्लिन डी जो है वो हमारे पास आरबी प्रोटीन को फास्फोराइलेट कर देगा ताकि जो हमारे पास जो सेल है उसमें डीएनए जो है वो डुप्लीकेट हो सके, उसकी डुप्लीकेशन हो सके और माइटोसिस वगैरह हो सके। ठीक है, ताकि हमारे पास और सेल मजीद बन सके, क्योंकि हमने कहा है कि इंसुलिन हमेशा हमारे पास क्या है, एक एनाबॉलिक हार्मोन है, तो और हमारे पास बनाने के लिए फिर हमारे पास ये कर देगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंसुलिन रिसेप्टर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो मेटाबॉलिक रोल देखेंगे इंसुलिन का, कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर, लिपिड्स के ऊपर और फैट्स के ऊपर। तो के लिए अल्लाह हाफिज़।